everyone, I'm Khushbu Revatkar. Please watch INN24 International News Network. तनवीर मिर्जा ने की INN24 न्यूज से खास बातचीत। तनवीर मिर्जा, जिनका बचपन पुसद में गुजरा और कॉलेज की पढ़ाई उन्होंने नागपुर में हासिल की। इसके अलावा बीटेक उन्होंने नैनीताल से किया। बीटेक की पढ़ाई होने के बाद कुछ कंपनी में उन्होंने जॉब भी किया और 2011 में उन्होंने NGO चलाया। तनवीर मिर्जा जी ने स्पेशली गांव-गांव में जाकर पारधी और आदिवासी लोगों के लिए जन जागृति प्रोग्राम लिए हैं और 3 बार उन्हें पारधी अवार्ड से भी नवाजा गया। घरकुल योजना के तहत 850 लोगों को लाभ भी दिलाया है। 20 साल से रह रहे तनवीर मिर्जा ने 1998 से 2011 तक गोदावरी इंडस्ट्रीज के साथ काम किया। उसके बाद 2011 में जैन इंडस्ट्री के साथ भी काम किया और यशोधरा बहुउद्देश्य संघ के अलावा और 3 NGO भी चला रहे हैं। स्वागत करता हूं मैं उमराज सदर आप सभी का INN के इस विशेष शो में। इस शो के जरिए हम कुछ खास लोगों का इंटरव्यूज लेते हैं, वो लोग जिन्होंने इस समाज के लिए, इस हिंदुस्तान के लिए कुछ विशेष योगदान दिया। और ऐसे ही एक व्यक्तित्व हमारे साथ आज है जिनका नाम है तनवीर मिर्जा साहब। तनवीर मिर्जा साहब बेसिकली पुसद से बिलोंग करते हैं। नागपुर शहर में पिछले 20 सालों से वो यहाँ पर रहते आए हैं और 20 सालों से यहाँ पर एक NGO चला है। पिछले कुछ दिनों से NGO चला रहे, तकरीबन 2-3 सालों से यहाँ पर NGO चल रही है जिसका नाम है यशोधरा NGO। इस NGO के जरिए उनका क्या क्या काम चल रहा है, किस तरह का काम चल रहा है। पुसद से आपने एजुकेशन किया है, उसके बाद आपने नागपुर में एजुकेशन किया है, उसके बाद आप फिर बीटेक के लिए कहीं और चले गए। नैनीताल से आपने यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, जो कि ग्रीन रिवोल्यूशन की जननी है, भारत की हरित क्रांति की जननी है। वहां से मुझे इंजीनियरिंग करने का, बीटेक करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और उसके बाद में 92 से मैं जैन इरिगेशन, जो कि वर्ल्ड की और महाराष्ट्र की खास तौर पे एक बहुत बड़ी एग्रीकल्चर में और माइक्रो इरिगेशन में, एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट में काम करने वाली एक बहुत बड़ी कंपनी है। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं उनके साथ में मैंने कुछ साल काम किया। उसके बाद में मैंने इजरायली एक बहुत बड़ी कंपनी है नेटफएम, वर्ल्ड लीडर है वो ड्रिप इरिगेशन के, उनको एक्सेल इंडस्ट्रीज के साथ में सेंट्रल इंडिया में लॉन्च करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक बहुत बड़ा साउथ का ग्रुप है नागार्जुना ग्रुप, कंस्ट्रक्शन में, सीमेंट में, लेदर में, फाइनेंस में है, फर्टिलाइजर में है, केमिकल्स में है। उसके साथ नागार्जुना पाल्मा इंडिया लिमिटेड हमने अगेन इजराइल और इंडिया के कोलेब्रेशन से इरिगेशन में और एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट में कंपनी बनाई। बाद में मुझे गोदावरी HDP पाइप एंड स्प्रिंकलर्स, HDP में गोदावरी भारत का एक बहुत बड़ा नाम है। तो इन सभी जो कि कारपोरेट्स है लेकिन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ में काम करने वाले कारपोरेट्स है, इनके साथ में मुझे काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और इनके जरिए से ग्रामीण विकास में, खासतौर पे रूरल एरिया में हम लोगों ने काम किया। उस दौरान खासतौर पे 99 और 2000 से लेके 2010 तक के जो काम किया, उसमें ये ऐसा पता चला कि कहीं ना कहीं हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं हमारी प्रैक्टिसेस में। हमारे किसान कहीं ना कहीं कुछ गलत चक्कर में पड़ जा रहे हैं। जो 5 एकड़, 10 एकड़, 20 एकड़ जमीन हमारी पुरखों से थी, दूधो नहाओ पूतो फलो संस्कृति हमारी हुआ करती थी और हम सोने की चिड़िया कहलाए जाते थे। अचानक आज 50, 60, 70 सालों में ऐसा क्या हो गया कि हमारा पूरा युवा वर्ग गांव छोड़ के शहर की तरफ में आ रहा है और हमारा एक ग्रामीण भाग का एक मानसिकता तैयार की जा रही है कि गांव ये बेकार है, खेती ये बैकवर्डनेस है और वो सिलसिला आज भी चला आ रहा है। ये सिलसिला सिर्फ खेती या ग्रामीण के साथ में नहीं हो रहा है। जिस समय हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे और जिस समय मैं अपना ऑफिस बंद करके मैं अपने घर की तरफ वापस जा रहा हूँगा, उस समय आज दुर्दैव से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि 2500 फार्मर आज ये डिसाइड कर चुके होंगे कि अब इसके बाद में जिंदगी में खेती की तरफ जाना नहीं है। उस समय हमारा गेहूं का प्रोडक्शन, हमारा सोयाबीन का प्रोडक्शन गिर चुका होगा और इसी नागपुर शहर में जब हमने सवेरे से शाम तक का ऑफिस अटेंड किया, जब हम ऑफिस हमारे घर पहुंच रहे होंगे, तो कम से कम
500 नए बच्चों को एलर्जी, दमा और आर्थराइटिस जैसे प्रॉब्लम हो चुके होंगे। कई पेशेंट्स यहाँ पे कैंसर की तरफ में बढ़ चुके होंगे। हमारा नागपुर शहर का जो कि सेकंड ग्रीन सिटी ऑफ इंडिया कहलाया जाता है, उसका अगर हम पॉल्यूशन इंडेक्स अगर आप रात में आज स्टडी करेंगे तो एयर पॉल्यूशन अपने सारे नॉर्म्स को तोड़ के डेंजर लेवल की तरफ में जा चुका होगा। हमारा प्रत्येक नागरिक 25 लाख की अगर हम पॉपुलेशन है अगर नागपुर शहर में, तो हर नागरिक चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो, 140 ग्राम केमिकल नाग नदी में आज कंट्रीब्यूट कर चुका होगा, जिसकी हमको कोई जरूरत नहीं है। उन साबुनों की हमको कोई जरूरत नहीं है, उन केमिकल युक्त फ्लोर क्लीनर्स की हमको कोई जरूरत नहीं है, उन स्प्रेस की, डिओड्रेंट्स की हमको कोई जरूरत नहीं है। हम अपनी कार्बन फुटप्रिंट को बढ़ा चुके होंगे। आज मैं कई सारे फैन, कई सारे पंखे, कई सारी चीजें थर्मल पावर के ऊपर में चला चुका हूँगा, जबकि मेरे पास में 60 सोलार सिटी में हम नागपुर शुमार है। मेरे पास में भारत का नहीं बल्कि विश्व का सबसे बेहतरीन सोलार इरेडिएशन मेरे पास में मौजूद है। आज 600 करोड़ की नागपुर में सोलार की इंडस्ट्री हो सकती है। अगर मैं 5 किलोवाट का अगर मैं यहाँ पे स्टेशन लगाता हूँ सोलार का, तो मैंने कम से कम 4.5 टन कार्बन डाइऑक्साइड बचा लिया साल का। अगर मैं 5 किलोवाट का सोलार का स्टेशन अगर लगाता हूँ तो मैंने 7 एकड़ का घना जंगल नागपुर में लगा लिया। लेकिन हम वो नहीं कर रहे हैं, हम दुविधा में फंसते जा रहे हैं। आने वाली पीढ़ी के लिए हम प्लास्टिक वेस्ट छोड़ के जा रहे हैं, आने वाली पीढ़ी के लिए हम सॉलिड वेस्ट छोड़ के जा रहे हैं, लैंडफिल हम बढ़ते जा रहे हैं। अब ये जो बारिश आज आएगी, जिसकी प्रार्थना हम लोग कर रहे हैं, ये बारिश जब मेरे शहर को भिगोएगी तो उसके बाद से एलर्जी, वायरल, चिकनगुनिया, दमा ये बड़ा होगा। क्योंकि जगह जगह पे मैंने जो कचरे के ढेर लगा रखे हैं, मैंने जो कचरा बिना सेग्रीगेशन किए मैंने बाहर फेंक दिया हूं, एनएमसी के हवाले कर दिया हूं, और एनएमसी ने किसी एक जगह पे जाके डाल दिया है, जिसका 35% मैन्योर बना सकता था मैं, बायोडिग्रेडेबल था, मैंने उसको भी उसके अंदर में डाल दिया हूं। टॉक्सिक को भी मैंने उसी कचरे में मिला दिया हूं। मैंने प्लास्टिक, जिसके कारण हमारी हर सड़क पे चलने वाली गाय, हर भैंस, हर बैल के अंदर अगर आप कट करेंगे और चेक करेंगे ऑपरेशन करके वेटरनरी डॉक्टर के थ्रू, तो आप ये पाएंगे कि 25-25 किलो उस अब बेचारे निर्जीव, उस बेचारे न बोल पाने वाले, न स्पीक करने वाले जानवर के पेट में मैं प्लास्टिक डाल रहा हूं। हमारी गलतियों से हम प्लास्टिक डाल रहे हैं। आने वाली जनरेशन का हम ऑक्सीजन छीन के चले जा रहे हैं, केमिकल फैलाते जा रहे हैं, और सीमेंटिंग करने की वजह से, चारों तरफ में फ्लोरिंग करने की वजह से ओजोन लेयर में हम डिप्लेशन करते जा रहे हैं। मेरा शहर जो सेकंड ग्रीन सिटी ऑफ इंडिया कहलाता था, वो टेम्परेचर उसका बढ़ता जा रहा है, उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मोबाइल का उसका EMR बढ़ता जा रहा है। ये सारे इम्बैलेंसेस मैं करता जा रहा हूं। इन सारी चीजों को सोचते हुए कई सारे हमारे मार्गदर्शक, कई सारे हमारे गाइड और 30-35 लोगों के साथ में हमने कल्पना शुरू की कि हमको यशोधरा बना के सबसे पहले तो लोगों में अवेयरनेस का काम करना है। सर, यशोधरा एनजीओ जो आपका है, यशोधरा बहुउद्देशीय संघ के नाम से जो आप एनजीओ चलाते हैं, वो एनजीओ किस तरह के काम करता है? हम बेसिकली ग्रामीण विकास और शहरी इन्वायरमेंट को बचाने का काम कर रहे हैं। हमारा मकसद ये है कि नहीं, हमको एक लिमिट के ऊपर हमको सोचना है और हमको गांव से पलायन रोकना है, हमको रिवर्स फ्लो लेके जाना है। हमको गांव वालों को ये विश्वास जगाना है कि नहीं, खेती में ही भलाई है, गांव में ही भलाई है, और हम इसको छोड़ नहीं सकते। हमने अगर कितनी भी अगर हमने प्रगति कर ली, तो हमको खाने के लिए हमको एक्चुअल में अन्न, शुद्ध और सात्विक अन्न ही लगेगा। हमने कितनी भी तरक्की कर ली तो पीने के लिए हमको पानी ही लगेगा। हमको ये जो थर्मल पॉन्ड बन गए हमारे शहर, क्योंकि जितनी भी हीट जनरेट हो रही है, इसको एब्जॉर्ब करने के लिए हमको ग्रीनरी लगेगी। और हमको अगर हम और सबसे जो ज्यादा हमारी नजर में जो इम्पोर्टेंट चीज है, वो हमारी सस्टेनेबल लिविंग है। भगवान करे कि हमारा देश बहुत प्रगति करे और हमारा जीडीपी बहुत बड़ा स्कोर ले ले, लेकिन क्या उस इकोनॉमिकल ग्रोथ के बिना पर और उस जीडीपी के हाई स्कोर के बिना पर अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा, अगर पानी नहीं रहेगा, शुद्ध खाना नहीं रहेगा, और हमारे पूरे जितने भी नागरिक है उनके जीवन को अगर धोखा रहेगा, तो क्या वो इकोनॉमिक ग्रोथ
हमारे लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, वो बिल्कुल सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं होगा। इन्हीं चीजों में यशोधरा काम कर रही है। पहला काम है अवेयरनेस जगाने का काम है। दूसरा सर, अवेयरनेस आपने अभी तक कितने लोगों में जगाया, किस तरह का जगह है, वो भी जानना चाहूंगा। सर, कम से कम हमारे अभी तक के 500 से ऊपर में कार्यक्रम होते हैं। साल का हम टारगेट रखते हैं। हम कोशिश करते हैं कि एक दिन में 2 कार्यक्रम हो, 3 कार्यक्रम हो। हम कई सारे कॉलेजेस हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, कई सारे संगठन हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। ग्राम पंचायत जो हमको बुलाती है हम वहां चले जाते हैं। यहाँ तक के कारपोरेट्स में, मिहान के अंदर में जितने कारपोरेट्स बुलाते हैं हम और हमारे साथी वहां जाते हैं और सबसे पहले हम उनको पीपीटी के जरिए से, प्रेजेंटेशन के जरिए से आज हम किस लिविंग में जी रहे हैं और हमको हमारे ही भारतीय संस्कृति में, हमारे ही आजू बाजू में उपलब्ध चीजें हैं उसके अंदर हम किस तरीके से सस्टेनेबल लिविंग कैसे कर सकते हैं वो हम उनको बताते हैं। हमारे यहाँ पुरानी कहावत है सर, मंगल भवन अमंगल हारी। भवन जो है वो सारे अमंगल को दूर रखता है और मंगल को घर में रखता है। लेकिन जब मैं मेरे घर में, आपके घर में, किसी के घर में प्रवेश करता हूं तो अमंगल शुरू हो जाता है, मेहंदी की बाढ़ शुरू हो जाती है, वो फॉरेन ट्री शुरू हो जाते हैं जिनके ऊपर में चिड़िया बैठना पसंद नहीं करती। क्यों नहीं हम तुलसी की बाढ़ लगाते, क्यों नहीं हम अड़ोसा लगाते, क्यों नहीं हम कड़वा नीम लगाते। हम जब प्लांटेशन ड्राइव करते हैं तो 70% प्लांटेशन हम फॉरेन ट्री क्यों लगाते हैं, हम ग्लिसिडीरिया क्यों लगाते हैं, हम वो ट्रीज क्यों लगाते हैं जिनको यहाँ का जानवर भी पसंद नहीं करता खाना। हमको चाहिए कि हम बड़ लगाएं, पीपल लगाएं, नीम लगाएं, अर्जुन लगाएं। आज सर्पगंधा जिससे बीपी की दवा बनती है वो नामशेष हो चुका है। हमारे कई ऐसे मित्र हैं जिन्होंने बाकायदा 450 से 500 रेयर हर्ब्स को एक जगह रख के बाकायदा एक सेंटर बनाया है। औरा पार्क के नाम से आप बादरगांव में देख सकते हैं। इन चीजों की जरूरत है तो इसको हर स्तर पे जहां पे भी मौका मिलता है हम, हमारे पास में कुछ चीजें मैं आगे आपको बताऊंगा कि हमको मिट्टी के बर्तनों में लेना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। हमको देसी फ्रिज को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। हमको हमारे त्योहार, चाहे हमारा धर्म कुछ भी हो, हम हमारे त्योहार करते हैं तो हमको इको फ्रेंडली मनाना चाहिए। अभी हमने राखी के लिए हमने बाकायदा कुछ हमारे संगठन है उन्होंने सीड बैंड बनाया है उस कॉटन से जो कॉटन के फार्मर आत्महत्या कर रहे हैं। कॉटन के 2 स्वरूप है। एक स्वरूप तो यह है कि यूरोप में जाता है कॉटन, बहुत ज्यादा पहना जाता है, बहुत कॉस्टली कपड़ा माना जाता है। लेकिन कॉटन का दूसरा डार्क साइड ये है कि कॉटन ग्रोइंग फार्मर सबसे ज्यादा हमारे यहाँ सुसाइड करता जा रहा है, क्योंकि वो जो प्रोड्यूसर है और वो जो कंज्यूमर है उसके बीच में एक बहुत बड़ा गैप है। हमने एक छोटा सा प्रयोग कुछ लोगों ने किया, हमने उसको प्रमोट किया, खाली हम उसका सपोर्ट कर रहे हैं। उसमें मेहनत की गई ग्राम प्रोजेक्ट के नाम से और उन्होंने राखी उस कपास से बनाई जो कि हमारा देसी वान है। आज हमारे पास में टोटल जीएम वान आ गए हैं। हमारा सीड हमारा नहीं है। पपई जो हम खा रहे हैं वो हमारा नहीं है। सब्जी भाजी जो हम खा रहे हैं वो हमारा सीड नहीं है। जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड है, उनके लिए पेस्टिसाइड, जेनेटिकली इंजीनियर्ड पेस्टिसाइड आ रहे हैं। तो क्यों नहीं हम हमारा सीड बनाएं। उस कॉटन को हमने कुछ वर्धा में जो हमारा दत्तपुर में जो ग्रामोपयोगी विज्ञान केंद्र है उन लोगों ने उसका रेशा बनाया। कुछ महिला बचत गट ने उससे राखी बनाई और राखी के अंदर सीड बैंड में उस बीज को इनकॉर्पोरेट किया, सब्जी भाजी के बीज को इनकॉर्पोरेट किया कि रक्षाबंधन में जहां हम चाइनीज राखी खरीदेंगे, जहां हम दूसरी राखियां खरीदेंगे, वो राखी न खरीदते हुए हमारे गांव के लोगों से तैयार की हुई इको फ्रेंडली राखी खरीदनी चाहिए। और रक्षाबंधन के बाद में उस राखी को हमने अगर जमीन में गाड़ दिया तो उसमें से पेड़ निकलेगा, इकोलॉजी को सपोर्ट मिलेगा। उसी तरह हमारे कुछ लोगों ने बांबू की राखियां बनाई है चिखलदरा में। हमारे आदिवासी बांधव बहुत अच्छी मेहनत से बहुत सुंदर राखी 30-40 रुपए में है। अब इसके बाद में अब त्योहारों का सिलसिला शुरू हो गया है। अगर मैं मेरे त्योहार में मैं तय करूं कि ये त्योहार मैं इको फ्रेंडली मनाऊंगा और लोकल प्रोड्यूस से मनाऊंगा तो हम बहुत बड़ा योगदान करेंगे। एक एक त्योहार में हम 200, 250 करोड़ की खरीदी कर रहे हैं और वो पैसा अल्टीमेटली कहीं गलत देशों में, गलत जगहों पे जा रहा है। जबकि मेरा जो ग्रामीण भाग का जो फार्मर है, जो युवक है, वो रोजगार के लिए और पैसे के लिए परेशान है। तो हम इस तरीके के अवेयरनेस कैंपेन करके और इन तरीके के समाज में चल रहे उपक्रमों को सपोर्ट करके लोगों को बताते हैं कि आप ये लीजिए। क्यों नहीं हम हमारे दीपावली की जो सजावट है मैं झंडू के फूलों से खरीदूं। 5 रुपए 7 रुपए किलो से अगर मैं फूल खरीदूंगा और मैं लाइटिंग अगर खर्चा नहीं करूंगा तो एक तरफ तो मैं मेरे देश की एक बेशकीमती इलेक्ट्रिक ऊर्जा को बचाऊंगा और दूसरी तरफ उस जो लड़ी जो लगा रहा हूं मैं, वो जो सजावट कर रहा हूं, वो जो कलर मैं यूज कर रहा हूं, उससे मैं ग्रामीण भाग को कहीं ना कहीं रोजगार बनाऊंगा। हम रंगोली बनाते हैं सर, हम उस कॉन्सेप्ट को भूल गए कि हम रंगोली क्यों बनाते थे। हम रंगोली इसलिए घर के सामने लगाते थे क्योंकि उसके अंदर में हम फूल, पत्ती और चावल और आटे से और हल्दी से हम रंगोली बनाते थे। शाम में जब हम दरवाजा बंद करते थे तो पतंगे, कीटक और पक्षी उस रंगोली को खाते थे, उनकी वो फीस्ट हुआ करता था।
और सवेरे थोड़ा बहुत बच जाता था, उस लैंड में मिक्स होता था, तो उस लैंड को इनरिच करता था। आज हम केमिकल की रंगोली बना रहे हैं, आज हम होली केमिकल की मना रहे हैं, आज हम पटाखे उड़ा रहे हैं, केमिकल के पटाखे उड़ा रहे हैं, आज हमारी पतंग की दौड़ पक्षियों की लाइफ को कम करते जा रही है। तो ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि अब हमारी नस्ल की सोचना नहीं है, अब आने वाली नस्लों की सोचना है, जिनका कार्बन डाइऑक्साइड, जिनका पानी, जिनके लिए सब गंदगी हम छोड़ के जा रहे हैं, प्लास्टिक हम छोड़ के जा रहे हैं। सर, जहां तक मुझे जानकारी, आपके पास 3 एनजीओ है, उसमें से एक यशोधरा एनजीओ जो सबसे ज्यादा आपका एक्टिव है। तो यशोधरा के जरिए आप किस किस तरह के काम चला रहे हैं, किस किस तरह के प्रोग्राम्स आप कर रहे हैं? हम अभी हमारा जो मेजर थ्रस्ट है ये अवेयरनेस प्रोग्राम है, सस्टेनेबल लिविंग के ऊपर में अवेयरनेस प्रोग्राम है, और हम निगेटिविटी को दूर करना चाहते हैं। कौशल्य विकास योजना में हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे एनजीओ है, बहुत सारे कारपोरेट है जो सपोर्ट चाहते हैं, मोबिलाइजेशन चाहते हैं, हम उनको मोबिलाइज करके देते हैं, क्योंकि गांव वालों को खाली आप बोल देंगे कि गांव अच्छा है तो ऐसा नहीं होगा। आपको वहां पे उनको रोजगार के साधन उपलब्ध करा के देना पड़ेगा। आपको वहीं पे लोकली उनके जो जरूरतें हैं, आज उनकी पीवीसी पाइप, एचडीपी पाइप फिटिंग की जरूरत है, आज वहां पे आज स्प्रिंकलर इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन की फिटिंग की जरूरत है, आज शेडनेट हाउस कंट्रोल इन्वायरमेंट में शेडनेट हाउस बनाने की जरूरत है, पॉली हाउस बनाने की जरूरत है। आज खाद का सबसे बड़ा मसला है, आज इनपुट 80% जा रहा है, ऑर्गेनिक खाद, गोबर खाद, कचरे से खाद, ये बनाने की जरूरत है। आज उनके प्रोडक्ट्स को बनवा के, उनकी महिला बचत गट को बनवा के शहर वालों के तरफ में लाके बिक्री करवाने की जरूरत है, और इसके लिए लोग बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स देते हैं, लोगों का बहुत पॉजिटिव है। हमारी भारतीय संस्कृति की एक बहुत बड़ी ताकत है कि हम अच्छी चीज को बहुत जल्दी आत्मसात कर लेते हैं। सिर्फ उनको बताने की जरूरत है कि देखिए इस चीज में लोगों की भलाई है, समाज की भलाई है, पर्यावरण की भलाई है। नेक्स्ट मोमेंट वो तैयार हो जाते हैं कि बोलिए अब हम क्या करना है, और हम करने के लिए तैयार है। सर, जैसे कि अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा, यहाँ पे काफी सारी चीजें रखी है, वो चीजें भी हम देखना चाहेंगे, उसका क्या इस्तेमाल मुझे आपसे करना चाहिए। बिल्कुल सर। जैसे ये अभी आपके सामने हमारा पुराना जाता चक्की, आटा चक्की है, जी हाँ, पुराना सिलबत्ता वरवंटा है, पुराने चूल्हे हैं। अब ये पुराने इसलिए हो गए हैं क्योंकि इसका उपयोग और इसकी महत्ता हमने छोड़ दी है। इसका सबसे बड़ा उपयोग तो यह है कि अगर मैं इसका पिसा हुआ आटा अगर मैं खाता हूं, तो वो जो आटा अभी हम चक्की का जो आटा हम खा रहे हैं, उसके अंदर अगर आप चक्की से निकलते बराबर अगर उस आटे में हाथ डालेंगे तो हाथ जल जाएगा। जब आपका हाथ जल जाएगा तो उस आटे के अंदर का फाइबर और न्यूट्रिएंट कहाँ बचेगा? वो तो मर चुका, ऑलरेडी 18 न्यूट्रिएंट उसके अंदर के इंपॉर्टेंट मर चुके। दूसरी बात, मैं मेरे घर के सारे कामकाज नौकरों के भरोसे करा के जिम में जाके 25,000 रुपए में साइकिल चलाता हूँ, वो ना करते हुए मैं शरीर को सुदृढ़ रख सकता हूँ। एक बेहतरीन एक्सरसाइज है और एक अच्छा लोकल काम हो सकता है। हमारी महिला बचत गट, हमारे ग्रामीण भाग के लोग इस आटे को तैयार करा सकते हैं, इस दाल को तैयार करा सकते हैं, इन चीजों को तैयार करा सकते हैं। आप ये देखिए, आज मोबाइल के कारण पक्षी मरते जा रहे हैं, पक्षियों का शेल्टर हमने तोड़ दिया है, हमने खेतों को काट के लेआउट बना डाला है। आज उनको शेल्टर देने की जरूरत है, ये हम बच्चों से बनवा लेते हैं, इन महिलाओं से बनवा लेते हैं। और जब मैं मेरे हाथ से एक घरौंदा बनाता हूं, मैं मेरे हाथ से एक मकान बनाता हूं, तो मुझे उस पक्षी के बारे में एक इंटीमेसी तैयार हो जाती है, उसके बारे में एक सहानुभूति तैयार हो जाती है। और मैं अगली बार मैं इंटरनेट यूज करने में सोचूंगा कि ये जो जीबी मैं डाउनलोड कर रहा हूं, या मोबाइल में जो यूज कर रहा हूं, या ये इलेक्ट्रिसिटी पंखा जो ज्यादा यूज कर रहा हूं, या ट्रैफिक सिग्नल पे मैं जो गाड़ी ज्यादा यूज कर रहा हूं, वो मैं ना करूं। मेरी इन हरकतों के कारण पक्षियों पे दुष्परिणाम पड़ रहा है। तो ये प्रैक्टिकल करवाने के लिए होता है सर। आज हम तेल जो यूज कर रहे हैं सर घरों के अंदर में, रिफाइंड तेल, अगर हम अपना खुद का तेल अगर यूज करें तो उसके लिए एक छोटा सा मॉडल यहाँ पे रखा हुआ है। आज कंट्रोल इन्वायरमेंट खेती के लिए पॉली हाउस, शेडनेट हाउस, ग्रीन हाउस करना चाहिए। आज हमने ज्यादा से ज्यादा ग्रीन एनर्जी का और सोलर का यूज करना चाहिए। सोलर के अंदर में बहुत सारी चीजें अवेलेबल है। आज हमारे पास में मिट्टी बर्तन और देसी चीजों को हमने बढ़ावा देना चाहिए। ये देसी फ्रिज है जिसके अंदर में 8 से 10 डिग्री का टेम्परेचर का फर्क पड़ जाता है, और इससे ग्रामीण भाग को रोजगार भी मिलता है। तो ये कुछ उदाहरण है, चंद उदाहरण है कुछ, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हम हमारे लोकल लोगों को रोजगार दिला सकते हैं और हमारी लिविंग सस्टेनेबल लिविंग बना सकते हैं। सर, जैसे कि इस देसी फ्रिज के बारे में अगर मैं बात करता हूँ, तो ये देसी फ्रिज अवेलेबल कहाँ से हो सकता है? ये हमारे कुम्हारों के पास में अवेलेबल होता है, कई लोग बनाने वाले हैं। मार्केटिंग की दिक्कत आती है, ये बहुत ज्यादा हाई फाई टेक्नोलॉजी इसके पीछे नहीं लगती है। जिस तरीके से मटके अवेलेबल है उस तरीके से ये फ्रिज भी अवेलेबल होता है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो इनमें हमारे पुराने जमाने में इनमें खाना पकाया जाता था। ये बर्तन जो बनाते हैं, ये बर्तन हर जगह मौजूद है, फुटपाथ पे कई जगह मौजूद है। डिमांड से सप्लाई बढ़ जाता है। आप डिमांड करिए, 50 की जरूरत है, बिल्कुल कारीगर मिल जाएंगे और इसको देने वाले भी मिल जाएंगे, इसकी डिफरेंट साइज भी मिल जाएगी।
ये इजीली अवेलेबल। सर, इसके अलावा और किस तरह की एक्टिविटीज आप लोग चला रहे हैं, किस तरह का आप लोग काम करा रहे हैं? जैसे कि मुझे कुछ लोगों से ये भी पता चला कि आपने घरकुल योजना के तहत काफी अच्छा काम किया, तो उससे भी वो भी जानकारी। ग्रामीण भाग में हम लोग बेसिकली रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहते थे, जिसमें शासन की बहुत सारी योजनाएं, हमारे पास में शासकीय योजनाएं बहुत सारी है, हमारे पास में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में लोग बहुत आगे आके काम करने के लिए तैयार है। जरूरत है ब्रिज बनने की, सेतु बनने की। हम कोई बड़ा काम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ सेतु बन जा रहे हैं। हमने शासन की कई योजनाओं में घरकुल लोगों तक पहुंचा के दिया, पूरा पैसा शासन ने दिया, पूरा कंट्रोल शासन ने रखा। सॉइल वाटर कंजर्वेशन के हमने कई सारे मेजर्स किए, पूरा पैसा शासन ने दिया। डिफेंसिव ड्राइविंग, आज सबसे ज्यादा सड़क पे मौत होती जा रही है, हर दूसरे मिनट में एक्सीडेंट हो रहा है, और उसके लिए जवाबदार है हमारे ड्राइविंग को हमने डिफेंसिव ड्राइविंग नहीं बनाया है, उनको हमने उस तरीके की ट्रेनिंग नहीं दी है। तो एक सेंटर यहाँ पे कुछ लोगों ने चालू किया, हमने मोबिलाइज किया, और उन लोगों की मदद से 21 दिन तक के एक्सीडेंट मैनेजमेंट, इमरजेंसी मैनेजमेंट, उस योगा, फिजिकल फिटनेस, और उनको बाद में सॉफ्ट स्किल का ट्रेनिंग देके प्लेसमेंट करना। तो इस तरीके के जितनी भी चीजें होती है जिसके अंदर में लोग एम्पावर होते हैं, गांव छोड़ के न जाते हुए उनको वहां लोकल रोजगार मिलता है और पर्यावरण सुरक्षित रहता है, इस तरीके के जितने भी उपक्रम होते हैं हम उसमें काम करते हैं, उसमें मदद करते हैं। सर, एक बात हर वक्त ये कही गई है कि जब भी बात प्रशासन की आती है और सत्ताधारियों की बात आती है, तो विदर्भ के लोग आमतौर पर इस बात पे बहुत ज्यादा ब्लेम करते हैं कि ज्यादातर फायदे एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड ज्यादातर फायदे पश्चिम महाराष्ट्र के लोगों को ही मिलते हैं और विदर्भ का किसान उन सारे फायदों से वंचित होता है। इस बात में कितनी सच्चाई है और विदर्भ के जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं उसके लिए आपका एमपी किस तरह से काम कर रहा है? सर, ये कुछ हद तक ये बातें पहले हो सकती थी जब इतनी अवेयरनेस और जागरूकता नहीं थी। अभी ये 10 साल में सीनेरियो बहुत ज्यादा बदल गया है और कुछ चीजों में हमको तकलीफ इस बात की होती है कि पैसा वापस भी जाता है। जैसा शेडनेट हाउस की सब्सिडी वापस चले जाती है, तालाबों का पैसा वापस चला जाता है। मतलब विदर्भ के लोग उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम उन चीजों का इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं पूरी तरीके से। डिफेंसिव ड्राइविंग ट्रेनिंग का मैंने आपको एग्जांपल बताया, जिसके अंदर में 21 दिन रहना, खाना पीना, ट्रेनिंग, नौकरी, सब कुछ फ्री होने के बाद में भी 50% पॉपुलेशन हमारी छिंदवाड़ा से आती थी, सातारा सांगली से भी हमारे पास में बच्चे हैं। वेदर भी बच्चे ने उसका फायदा उतना नहीं उठाया। कुछ कमी हमारे अंदर भी है इन चीजों की, और हम फॉलोअप जिस तरीके से करेंगे उस तरीके से चीजें मिलती है। आप एक छोटी सी घटना है, अगर आप इलेक्शन डिक्लेयर हो जाते हैं तो देखिए हमारे गांव में हम कितने एक्टिव हो जाते हैं। तो हम जितने एक्टिव उस इलेक्शन के लिए होते हैं या जितने एक्टिव हम हमारे शादी ब्याह या और 13वीं वगैरह के कार्यक्रम के लिए होते हैं, उतने एक्टिव हम उन योजनाओं को हासिल करने के लिए क्यों नहीं होते हैं? थोड़ा सा 1% सर, उसमें मैं माफी के साथ में बोलना चाहूंगा कि हमारी कमी है उसके अंदर में, और नई जनरेशन से बहुत ज्यादा उम्मीद है और हमको निराशा नहीं होना चाहिए। पहली बात, हमको योजनाओं की मालूमात ही नहीं होती है। एक कृषि विभाग की बहुत अच्छी योजना थी कि आपको एक गाड़ी दी जा रही है जिसके अंदर में आपको वेजिटेबल्स बेचना है। क्यों नहीं हम ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, फ्रूट ग्रो करते हैं, उस गाड़ी के जरिए हम जगह जगह जाके क्यों नहीं बेचते हैं? जब द्राक्ष की बात आई नासिक में, उसको बेचने की बात आई, तो द्राक्ष बागायतदार संघ बना बाकायदा, और उसकी 5 स्टार होटल से भी ज्यादा अच्छी फैसिलिटीज है, और वो लोगों ने कोल्ड स्टोरेज बनाया हाईटेक के और उन्होंने एक्सपोर्ट किया। हम संतरे के व्यापारी हम क्यों नहीं करते इन चीजों को? हम कपास के व्यापारी इन चीजों को क्यों नहीं कर पाते? तो हमारे अंदर थोड़ा सा ऑर्गेनाइज सेक्टर भी बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इन चीजों को, हमारी समस्याओं का समाधान खुद पहले हमको ढूंढना ज्यादा जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। एक बहुत अच्छा संदेश तनवीर मिर्जा साहब के जरिए हम ये दे रहे हैं कि लोगों ने अवेयरनेस के लिए खुद आगे बढ़ना चाहिए। जब तक आप खुद आगे नहीं बढ़ोगे तब तक आप में वो परिवर्तन नहीं हो सकता है। रहा सवाल यशोधरा बहुउद्देशीय संघ का, वो तो बहुत अच्छी तरीके से लोगों को सपोर्ट कर रही है, चाहते हैं कि लोग इनसे जुड़े और इनका वो सपोर्ट का पूरा इस्तेमाल कर ले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, जुड़े रहिए INN 24 के साथ।